अनुष्का गौतम भी आ गई। अनुष्का गौतम, प्रिया राठौर, मैम अनुष्का गौतम, प्रिया राठौर, पूजा कुमावत, निकिता प्रेजेंट मैम। मैम साक्षी यादव की भी लगा देना। मैं अनुष्का गौतम के फोन से ले रही हूँ। मैम मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। ओके बेटा, साक्षी लगाते हैं। साक्षी यादव, अनुष्का और साक्षी की, ठीक है। साक्षी यादव, एक साक्षी पिपली वाले साक्षी यादव, ठीक है, लगा दी बेटा साक्षी यादव की। रुचि कुमारी मीना, ठीक है, रुचि कुमारी मीना, साक्षी लगा दी आपकी। अनुष्का और साक्षी की। रुचि कुमारी मीना भी आ गई। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग बेटा। संध्या मीना भी आ गई। संध्या मीना, तस्लीम, तस्लीम बानो, तस्लीम और संध्या मीना। तनुप्रिया, अंजलि जलवानिया, ये आ गई। संध्या मीना, रुचि कुमारी मीना, तनुप्रिया, अंजलि जलवानिया। अंजलि जलवानिया, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ज्योति मीणा भी आ गई। आरती चौधरी, ज्योति मीणा, आरती चौधरी, पूजा मीणा, पूजा मीणा, मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम सृष्टि गोयल की प्रेजेंट लगा देना, वो क्या है नेटवर्क इशू है उसके फोन में। ठीक है बेटा, सृष्टि की लगा दी और साक्षी की, ठीक है, लगा दी। सृष्टि गोयल, ठीक है, लगा दी बेटा। सृष्टि का नेटवर्क इशू है तो लगा दी बेटा सृष्टि की। सृष्टि की लिख लेती हूँ मैं, सृष्टि का, सृष्टि का लगा दी बेटा। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। कल क्या कर रहे थे अपन? स्क्लेरोस्पोरा कर रहे थे और ज्वाइन कर देंगे तो आपके शेयर भी कर देती हूँ वहां स्क्रीन, ठीक है। स्क्लेरोस्पोरा में अपन क्या करेंगे बेटा, और उसका क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले मैं कौन सी कवक के बारे में बताने जा रही हूँ? स्क्लेरोस्पोरा कवक के बारे में, और बाजरे का हरित बाली रोग, फंगस स्क्लेरोस्पोरा एंड ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। तो अपन देखते हैं स्क्लेरोस्पोरा नामक फंगस की वर्गीकृत स्थिति क्या है, सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है। तो प्रभाग, कौन से प्रभाग में, कौन से डिवीजन में? मैं वो पहले वाला हो गया है। क्या बेटा, क्या कह रहे हो? वो कल पढ़ा रहे थे ना, वो कंप्लीट हो, तोड़ना हुआ है अभी। वो कंप्लीट नहीं हुआ, यही तो है स्क्लेरोस्पोरा ही तो कर रही थी कल। कल स्क्लेरोस्पोरा ही तो स्टार्ट किया था बेटा, पजाइजा हुई क्या आपने, है ना? तो वर्गीकृत स्थिति कौन सी है? प्रभाग है यूमाइकोटा। प्रभाग किस पे रखा है? स्क्लेरोस्पोरा को प्रभाग यूमाइकोटा में रखा है। इसी प्रकार स्क्लेरोस्पोरा नामक फंगस को सब डिवीजन मस्टिगोमाइकोटिना में रखा है। और क्लास कौन सी है? स्क्लेरोस्पोरा की क्लास है ऊमाइसिटीज। और कौन से गण में, कौन से ऑर्डर में स्क्लेरोस्पोरा को रखा है? ऑर्डर है पेरिनोस्पोरेल्स, फैमिली है पेरिनोस्पोरेसी, जीनस है
स्क्लेरोस्पोरा। तो अपन बात किसकी करते हैं? प्राप्ति स्थल एवं वितरण, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्क्लेरोस्पोरा कवक वंश में लगभग 15 प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं, जो ग्रैमिनी कुल के पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाई जाती हैं। भारत में स्क्लेरोस्पोरा की 13 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत में इंडिया में स्क्लेरोस्पोरा की 13 स्पीसीज पाई जाती हैं। तो इसकी प्रजातियां, स्क्लेरोस्पोरा की प्रजातियां विश्व के टेम्परेट, ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो स्क्लेरोस्पोरा नामक कवक की प्रजातियां विश्व के समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय एवं उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं? स्क्लेरोस्पोरा नामक कवक का अध्ययन कर रहे हैं। तो स्क्लेरोस्पोरा वंश की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। और स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला बाजरे पर या बाजरे के पौधे पर पेनिसिटम टाइफोइडस पर संक्रमण कर इसमें हरित बाली रोग, ग्रीन ईयर डिजीज उत्पन्न करती हैं। और यह स्क्लेरोस्पोरा अविकल्पी परजीवी कवक है। स्क्लेरोस्पोरा कैसी कवक है? अविकल्पी परजीवी कवक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जो कि भारत के सभी बाजरा उत्पादक क्षेत्रों, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में बाजरे की फसल पर गंभीर संक्रमण द्वारा भारी नुकसान पहुंचाती है। इसके अतिरिक्त स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला का संक्रमण अफ्रीका में ज्वार की फसल पर भी होता है। तो जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला है बेटा, वो अफ्रीका में कौन सी फसल को संक्रमित करती है? तो फसल है सोरगम वल्गेर। ज्वार की फसल को भी स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला अफ्रीका में संक्रमित करती है। इसी प्रकार यूरोप तथा जापान में स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला की कौन सी प्रजाति, इस प्रजाति तो यही है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, यूरोप तथा जापान में सिटेरिया इटैलिका को भी संक्रमित करती है। तो इन पौधों में, किन पौधों में? ज्वार व सिटेरिया इटैलिका में इसके संक्रमण के द्वारा डाउनी मिल्ड्यू नामक रोग उत्पन्न होता है। इस तरह स्क्लेरोस्पोरा वंश की कुछ अन्य प्रजातियां ग्रैमिनी कुल के अन्य पौधों पर संक्रमण कर इनको रोगग्रस्त करती हैं। तो कुछ प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं स्क्लेरोस्पोरा की? एक है बेटा स्क्लेरोस्पोरा सोरगाई, जो कि ज्वार पर मृदु रोमिल आसिता रोग उत्पन्न करती है। दूसरी है स्क्लेरोस्पोरा मेडिस व स्क्लेरोस्पोरा फिलिपेंसिस, जो कि मक्के पर, जियामेस पर मृदु रोमिल रोग उत्पन्न करती है। इसी प्रकार तीसरी है स्क्लेरोस्पोरा सेकेराई, गन्ने पर मृदु रोमिल रोग उत्पन्न करती है। अब अपन देखेंगे स्क्लेरोस्पोरा की थैलस की संरचना क्या है। तो अपन देखते हैं स्क्लेरोस्पोरा का थैलस अंशकाय फलिक कवक जाल के द्वारा निरूपित होता है। मतलब द थैलस ऑफ स्क्लेरोस्पोरा इज यूकार्पिक माइसीलियम, तथा स्क्लेरोस्पोरा का थैलस क्या है? संक्रमण के दौरान परपोषी पादप शरीर के सभी भागों में समान रूप से पाया जाता है। तो स्क्लेरोस्पोरा कवक का माइसीलियम, स्क्लेरोस्पोरा फंगस का माइसीलियम कवक जाल शाखित होता है, पटरहित होता है एवं संकोशिकी प्रकार का होता है, जो परपोषी की पत्तियों में पर्णमध्योतक ऊतकों के अंतर कोशिकीय स्थानों में इंटरसेलुलर स्पेसेस में संवहन बंडलों के चारों ओर पाया जाता है। कवक जाल स्क्लेरोस्पोरा में कवक जाल अनेक शाखित कवक सूत्रों के द्वारा निर्मित होता है। इसकी भित्ति मोटी होती है एवं
ग्लूकोन व ग्लूकोन सेल्यूलोज की बनी होती है। तो कोशिका द्रव्य के मध्य भाग में एक बड़ी रिक्तिका होती है, व अनेक केंद्रक तथा विभिन्न कोशिका उपांग भी उपस्थित होते हैं। तो ग्लूकोन की उपस्थिति के कारण कवक सूत्रों की भित्ति जिलेटिनी हो जाती है। संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं तेल गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है। तो कवक सूत्रों से थैली के समान सेक लाइक चूषकांग हॉस्टोरिया उत्पन्न होते हैं, जो परपोषी कोशिकाओं में प्रविष्ट होकर भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। तो पुष्पक्रम तथा तने में उपस्थित कवक जाल में चूषकांग विकसित नहीं हो पाते तथा बटन के समान दिखाई देते हैं। अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो ये देख लो, ये वाला जो डायग्राम है, क्या दिखा रही हूं मैं, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा अलैंगिक जनन की व्यवस्थाएं हैं। तो आप ए डायग्राम में देखो, ये तो है स्क्लेरोस्पोरा कवक का माइसीलियम। अब ये कोनिडियोफोर के ऊपर, ये क्या है, कोनिडियोफोर के ऊपर क्या विकसित हो रहे हैं, कोनिडिया का विकास हो रहे हैं। और कोनिडिया अंकुरित होकर जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो कोनिडियम अंकुरित होके एक फिर से स्क्लेरोस्पोरा का कवक जाल बनाते हैं। तो अपन देखेंगे सबसे पहले जनन। तो स्क्लेरोस्पोरा के जीवन चक्र में जनन अलैंगिक व लैंगिक विधियों के द्वारा संपन्न होता है। तो किस प्रकार से अलैंगिक जनन स्क्लेरोस्पोरा में होता है, तो अपन देखते हैं अलैंगिक जनन विशेष प्रकार की संरचनाओं स्पोरेंजिया के द्वारा संपादित होती हैं, और ये स्पोरेंजिया सीमित वृद्धि वाले बीजाणुधानीधरों के ऊपरी सिरे पर विकसित होते हैं। ये बीजाणुधानीधर शाखित होते हैं तथा एकल या छोटे समूह के रूप में परपोषी पत्ती की निचली सतह पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा बाहर निकले होते हैं। अब बात करते हैं बीजाणुधानियों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया इन स्क्लेरोस्पोरा। तो अनेक कवक सूत्र परपोषी एपिडर्मिस के नीचे एकत्र हो जाते हैं, और ये कवक सूत्र पत्ती में रंध्रों के नीचे उपस्थित वायु स्थानों से होकर सघन रूप से बाहर आते हैं तथा बीजाणुधानीधर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्रत्येक बीजाणुधानीधर एक ऊर्ध्व दृढ़ एवं पठीन संरचना होती है। इसका निचला भाग अशाखित होता है, परंतु ऊपरी सिरा अनियमित रूप से शाखित होता है। इसकी अंतिम शाखाएं प्रांगुलों के समान दिखाई पड़ती हैं तथा इन पर बीजाणुधानियां संलग्न रहती हैं। तो क्या बता रही हूं मैं कि एक डायग्राम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये देखना बेटा, ये तो है कोनिडियोफोर। तो इसकी जो शाखाएं हैं वो क्या क्या कहलाती हैं, ये है प्रांगुल, जो एरो घुमा रही हूं, इन प्रांगुलों पर क्या विकसित हो रहे हैं, स्पोरेंजिया या कोनिडिया विकसित होते हैं। तो इसका निचला भाग, किसका निचला भाग, बीजाणुधानीधर का निचला भाग अशाखित होता है, परंतु ऊपरी सिरा अनियमित रूप से शाखित होता है। इसकी अंतिम शाखाएं प्रांगुलों स्टेरिगमेटा के समान दिखाई पड़ती हैं तथा इन पर बीजाणुधानियां संलग्न रहती हैं। तो बीजाणुधानीधर पर संलग्न प्रत्येक बीजाणुधानी की आयु लगभग एक समान होती है। वह इनके डिस्पर्सल के बाद बीजाणुधानीधर सिकुड़कर या मुड़कर समाप्त हो जाते हैं। तो बीजाणुधानियों के बनने के कारण परपोषी पर्णमध्योतक की कोशिकाएं भी समाप्त हो जाती हैं। तो प्रत्येक बीजाणुधानी एक इलिप्टिकल हाईलाइन एवं चिकनी भित्ति वाली संरचना होती है। तो इनके ऊपरी सिरे पर एक चोट जैसा उभार या पेपिला पाया जाता है। आप देख रहे हो, ये है बीजाणुधानी। तो इनके ऊपरी सिरे पे क्या पाया जाता है, एक चोंचनुमा संरचना पाई जाती है या पेपिला पाया जाता है। तो अपन देखते हैं प्रत्येक बीजाणुधानी कैसी है, एक अधिगोलाकार काचाभ हाईलाइन एवं चिकनी भित्ति वाली संरचना होती है। इनके ऊपर सिरे पर एक चोंच जैसा उभार या पेपिला पाया जाता है
इस पेपिला के कारण इसकी आकृति नींबू के समान दिखाई पड़ती है और बीजाणुधानियों की लंबाई 21 से 30 माइक्रोन होती है तथा बीजाणुधानियों की चौड़ाई 12 से 20 माइक्रोन होती है। तो बीजाणुधानियों का निर्माण रात्रि के समय होता है, मतलब द स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड एट ड्यूरिंग द नाइट टाइम एंड दीज स्पोरेंजिया दे गेट स्पोरेंजिया क्या होता है बेटा, सूर्योदय के पहले ये झड़ जाते हैं। मतलब बीजाणुधानियों का निर्माण रात्रि के समय होता है तथा सूर्योदय के पहले बीजाणुधानियां झड़ जाती हैं। वह बीजाणुधानियों का प्रकीर्णन डिस्पर्जल वायु के द्वारा होता है तथा ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री तापमान पर 6 घंटों तक जीवनक्षम रहती हैं। तो स्क्लेरोस्पोरा की बीजाणुधानियां आशुपाती होती हैं तथा डिस्पर्जल के तुरंत बाद ही इनका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। अब अपन पढ़ते हैं जर्मिनेशन ऑफ स्पोरेंजियम। बीजाणुधानी का अंकुरण कैसे होता है? तो परपोषी की पत्ती पर अनुकूल नमी एवं वातावरण की अवस्था में बीजाणुधानी का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब है जब बीजाणुधानी को अनुकूल वातावरण मिलता है, फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो बीजाणुधानी स्पोरेंजियम का जर्मिनेशन प्रारंभ हो जाता है। वह बीजाणुधानी का जीव द्रव्य लगभग 12 से 13 एक केंद्रकीय जीव द्रव्य खंडों में विदलित हो जाती हैं। ठीक है, ये देख रहे हो बेटा, बीजाणुधानी है, स्पोरेंजियम में डायग्राम को एनलार्ज करती हूँ। बीजाणुधानी का जीव द्रव्य कई एक केंद्र की खंडों में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि चित्र में देख रहे हो। तो मतलब बीजाणुधानी का जीव द्रव्य लगभग 12 से 13 एक केंद्रकीय जीव द्रव्य खंडों में विदलित हो जाता है और प्रत्येक खंड के रूपांतरण से वृक्काकार, द्विकशाभिक एवं विषम कशाभिक चल बीजाणु बनते हैं। तो देख रहे हो जो प्रत्येक खंड है, प्रत्येक खंड के रूपांतरण से क्या बन रहे हैं? चल बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है एफ डायग्राम में। और चल बीजाणु कैसे हैं? किडनी शेप्ड हैं, वृक्काकार हैं, बाई फ्लैजिलेट हैं, द्विकशाभिक हैं। तो अपन क्या देखते हैं? प्रत्येक खंड के रूपांतरण से वृक्काकार, द्विकशाभिक एवं विषम कशाभिक चल बीजाणु बनते हैं। उचित तापक्रम पर अर्थात 13 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बीजाणुधानी पेपिला वाले स्थान पर फट जाती है एवं चल बीजाणु स्वतंत्र होकर ओस के जल में कशाभिकाओं के द्वारा तैरने लगते हैं। कुछ समय के पश्चात ये चल बीजाणु स्थिर हो जाते हैं, इनकी कशाभिकाएं विलुप्त हो जाती हैं तथा ये अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति स्रावित करके एक पुटिका समान संरचना बना लेते हैं। इस पुटिका युक्त चल बीजाणु का अंकुरण जनन नलिका द्वारा होता है। परपोषी में प्रवेश करने के बाद यह जनन नलिका कवक जाल माइसीलियम का निर्माण करती है। तो यह भी देखा गया है कि कभी कभी बीजाणुधानी के द्वारा, स्पोरेंजियम के द्वारा चल बीजाणु का निर्माण नहीं होता, अपितु ये सीधे ही जनन नलिका के द्वारा अंकुरित होकर परपोषी को संक्रमित करती है, जैसे स्क्लेरोस्पोरा सॉर्गाई में। अब बात करते हैं लैंगिक जनन, मतलब स्क्लेरोस्पोरा कवक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो स्क्लेरोस्पोरा के जीवन चक्र में लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है। मतलब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्क्लेरोस्पोरा is of oogamous type. And what do you understand by oogamous? Oogamous means the male sex organ antheridium and the female sex organ called as oogonium is formed. मतलब स्क्लेरोस्पोरा के जीवन चक्र में लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है। मतलब विषम युग्मकी से आप क्या समझते हो? नर जनन संरचना
पुंधानी कहलाती है, वह मादा जनन संरचना अंडधानी अंडधानी ऊगोनियम कहलाती है। तो पुंधानी एवं अंडधानी के मध्य गेमेटेंजियल कॉन्टेक्ट द्वारा युग्मक धानी संपर्क द्वारा लैंगिक जनन संपन्न होता है। लैंगिक संरचनाओं का निर्माण परपोषी के वृद्धि काल के अंतिम चरण में होता है। ये संरचनाएं परपोषी में पत्तियों एवं पुष्पक्रम के ऊतकों के बीच अंतर कोशिकीय स्थानों में विकसित होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपसे ऊगोनियम के बारे में। किसके बारे में? ऊगोनियम के बारे में। तो ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? लैंगिक जनन की अवस्थाएं। इस डायग्राम को इलाज करती हूँ। तो मैं किसकी बात करूंगी अभी? अंडधानी का विकास कैसे होता है, ऊगोनियम का विकास कैसे होता है। तो अपन कैसे बात करते हैं कि ऊगोनियम का विकास कैसे होता है? तो कवक सूत्रों में अंडधानियों ऊगोनिया का निर्माण बहुत अधिक संख्या में होता है तथा ये कवक सूत्र पर अंतस्थ या अंतर्वेशी टर्मिनल और इंटरकैलरी क्रम में परपोषी ऊतकों में निर्मित होती हैं। इसके निर्माण में मतलब अंडधानी के निर्माण में मादा कवक सूत्र का ऊपरी सिरा अनेक केंद्रकों एवं कोशिका द्रव्य के एकत्र हो जाने से फूलकर गोलाकार हो जाता है। अपन क्या देखते हैं बेटा? ऊगोनियम कैसा बनता है? जो मादा कवक सूत्र है उसका जो ऊपरी सिरा है वो फूलकर गोलाकार हो जाता है। क्यों फूलकर गोलाकार हो जाता है? क्योंकि इस मादा कवक सूत्र के ऊपरी सिरे में अनेक केंद्रक व कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है। ये देख रहे हो, मतलब मादा कवक सूत्र फूलकर कैसा हो रहा है? गोलाकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इस मादा कवक सूत्र के ऊपरी सिरे में जो कि फूलकर गोलाकार हो जाता है उसमें अनेक केंद्रक, लगभग 50 केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाते हैं। तो जब कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाते हैं तथा यह कवक सूत्र अनुप्रस्थ पट के बन जाने से शेष कवक सूत्र से अलग हो जाता है। इस प्रकार गोलाकार अंडधानी का निर्माण होता है। मतलब क्या बताया कि कवक सूत्रों में अंडधानियों का निर्माण बहुत अधिक संख्या में होता है। ये कवक सूत्र पर अंतस्थ या अंतर्वेशी क्रम में परपोषी ऊतकों में निर्मित होती हैं। इसके निर्माण में मादा कवक सूत्र का ऊपरी सिरा अनेक केंद्रकों एवं कोशिका द्रव्य के एकत्र हो जाने से फूलकर गोलाकार हो जाता है तथा ये अनुप्रस्थ पट के बन जाने से शेष कवक सूत्र से अलग हो जाता है। इस प्रकार गोलाकार अंडधानी का निर्माण होता है। इसका जीव द्रव्य 2 भागों में डिवाइड होता है। बाहरी भाग रिक्तिका में वह स्पंजी परिद्रव्य पेरिप्लाज्म होता है एवं भीतरी भाग गाढ़े ऊप्लाज्म के रूप में निरूपित होता है। देखो बेटा, ये बता रही हूँ, इसका जो बाहरी भाग है किसका? ऊगोनियम का बाहरी भाग को मतलब आउटर बाहरी भाग को क्या कहते हैं? पेरिप्लाज्म। ऊगोनियम 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। बाहरी भाग को, आउटर भाग को क्या कहते हैं? बाहरी भाग को पेरिप्लाज्म कहते हैं और केंद्रीय भाग को ऊप्लाज्म कहते हैं। कहने का मतलब है कि इस प्रकार में ज्योति मीना आ गई, इनको एडमिट कर देते हैं। इस प्रकार गोलाकार अंडधानी का निर्माण होता है। इसका जीव द्रव्य 2 भागों में विभेदित होता है। 2 भाग कौन कौन से हैं? बाहरी भाग रिक्तिकामय होता है, वह स्पंजी पेरिप्लाज्म होता है एवं भीतरी भाग गाढ़े अंड द्रव्य ऊप्लाज्म के रूप में निरूपित होता है। तो परिद्रव्य के केंद्रक समसूत्री रूप से विभाजित हो जाते हैं एवं इसके आधे संतति केंद्रक अंड द्रव्य में ऊप्लाज्म में पहुंच जाते हैं, लेकिन परिपक्व अंडधानी के अंड द्रव्य में
ऊप्लाज्म में एक ही केंद्रक शेष रह जाता है, बाकी सब केंद्रक नष्ट हो जाते हैं। बचा हुआ केंद्रक अंड या मादा युग्मक को निरूपित करता है। तो अपन देखते हैं पेरिप्लाज्म है, ओवोनियम में क्या दिख रहा है अपन को, पेरिप्लाज्म व ऊप्लाज्म, लेकिन बाद में सभी केंद्रक बेटा नष्ट हो जाते हैं। केवल सी डायग्राम में क्या दिखाया है, एक ही फीमेल न्यूक्लियस शेष रह जाता है क्योंकि सरवाइव करता है। अब बात करते हैं पुंधानी का विकास कैसे होता है। तो अंडधानी के पास अवस्थित दूसरे कवक सूत्र पर पुंधानी का विकास होता है। तो ये देखो बेटा, अंडधानी के पास ही एक दूसरा कवक सूत्र है, इस पर एंथ्रेडियम का विकास होता है। ये है दूसरा कवक सूत्र, अंडधानी के पास ही है, इस पर एंथ्रेडियम पुंधानी का विकास होता है। तो कैसे होता है कि कवक सूत्र का ऊपरी सिरा फूलकर एक मुग्दराकार संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाता है व इसमें कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य एवं लगभग 4 से 8 केंद्रक एकत्रित हो जाते हैं। क्या हो रहा है, जो कवक सूत्र का ऊपरी सिरा है वो फूलकर बेटा क्या हो जाता है, ये फूलकर एक मुग्दराकार संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और आप देखते हो इसमें अत्यधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य व लगभग 4 से 8 केंद्रक एकत्रित हो जाते हैं। तो पुंधानी भी आधारीय भाग पर एक अनुप्रस्थ पट के द्वारा शेष कवक सूत्र से अलग हो जाती है। अब पुंधानी के केंद्रकों में विभाजन होता है, लेकिन बाद में एक केंद्रक को छोड़कर शेष सभी केंद्रक विलुप्त हो जाते हैं। तो ये देखना बेटा, ये दिखाया है अपन ने फीमेल न्यूक्लियस, ये है मेल न्यूक्लियस। तो बहुत सारे मतलब मेल न्यूक्लियस मतलब एक ही मेल न्यूक्लियस सरवाइव करता है, एक ही मेल न्यूक्लियस बचता है, बाकी सभी मेल न्यूक्लियाई विलुप्त हो जाते हैं। तो अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं किसका डायग्राम है, एक मिनट इसको नीचे ले लेती हूँ। एक ही मेल केंद्रक नष्ट हो जाता है। हाँ, अब इसमें से कुछ आपको पूछना है तो पूछो, इस वाले में से कोई टॉपिक। ठीक है, यहाँ तक तो समझा दिया आज। इसमें से किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा। एक ही अब अपन करेंगे, एक ही केंद्र कल और ले लेंगे स्क्लेरोस्पोरा, फिर ये कल खत्म हो जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ बेटा। मैम, जो आप ये स्क्लेरोस्पोरा पढ़ा रहे हो वो मेरी बुक में नहीं है। अच्छा, कौन सी बुक है बेटा आपके पास, इंग्लिश मीडियम की हो हिंदी मीडियम की हो? मैम इंग्लिश मीडियम में सिंह पांडे जैन की है। सिंह पांडे जैन में होना चाहिए बेटा, स्क्लेरोस्पोरा नहीं है उसमें? नो मैम। तो बेटा अभी आप लाइब्रेरी आओगे ना तो आरबीडी की बुक है वहाँ पे, उसमें से तो फोटो स्टेट कर लेना या मैं करा के भेज दूंगी आपको, है ना। उसमें से स्क्लेरोस्पोरा ले लेंगे अपन, आरबीडी की बुक में तो है। ठीक है, और किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, फिर आगे नहीं तो बढ़ जाते हैं अपन। जर्मिनेशन ऑफ ये वाला तो कर ही लिया अपन ने। और आपकी तो बुक की प्रॉब्लम स्क्लेरोस्पोरा नहीं है बेटा, तो हो जाएगा। ये अवेलेबल करा देंगे आपको, है ना, ये तो अवेलेबल करा देंगे आपको। ये तो अवेलेबल आपको करा देंगे। अच्छा, फिर मैं आगे बोल देती हूँ। ठीक है, अपन ने क्या देखा बेटा कि एक तो मादा केंद्रक बच रहा है, एक अंड केंद्रक बच जाता है। तो अपन ने यहाँ तक तो देख ही लिया। तो बचा हुआ केंद्रक अंड या मादा के मतलब बचा हुआ जो अपन देखते हैं, ओनली वन ऑफ द मेल न्यूक्लियस एंड ओनली वन ऑफ द फीमेल न्यूक्लियस सर्वाइव्स। अब अपन देखते हैं इसका किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की प्रक्रिया बचती है, वो कर लेते हैं। अभी गैलेक्सी ने ज्वाइन किया है, अपना नाम चेंज कर लो बेटा, गैलेक्सी है ना इसका। मैम कोमल वर्मा। कोमल वर्मा, ठीक है बेटा, लगा देते हैं अटेंडेंस। ये तो शेयर अपन ने कर ही लिया। ठीक है, कोमल वर्मा लग गई आपकी अटेंडेंस। अब फर्टिलाइजेशन भी आज ही कर लेते हैं, अभी 459 ही हुए हैं। तो स्क्लेरोस्पोरा में निषेचन कैसे होता है? तो बेटा परिपक्व पुंधानी एवं अंडधानी एक दूसरे के पास अवस्थित रहती है। हाँ बेटा बोलो, पहले बोल दो फिर। मैम थोड़ा धीरे पढ़ना ना। ठीक है बेटा, देखो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्क्लेरोस्पोरा में
फर्टिलाइजेशन की बात चल रही है, निषेचन की बात चल रही है। तो कैसे निषेचन होता है? परिपक्व पुंधानी एवं अंडधानी एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित होती हैं। तो निषेचन के समय पुंधानी से एक निषेचन नलिका फर्टिलाइजेशन ट्यूब उत्पन्न होती है, जो अंडधानी की भित्ति को भेदती हुई अंड गोल ऊस्फीयर में पहुंच जाती है। क्या बोल रही हूं मैं कि परिपक्व पुंधानी एवं अंडधानी एक दूसरे के पास पास अवस्थित रहती हैं और फर्टिलाइजेशन के समय पुंधानी से एंथ्रेडियम से एक निषेचन नलिका उत्पन्न होती है, जो अंडधानी की भित्ति को भेदती हुई ऊस्फीयर में पहुंच जाती है तथा अंड द्रव्य में तथा ऊप्लाज्म में नर केंद्रक के साथ साथ कुछ कोशिका द्रव्य भी विसर्जित करती है। तो निषेचन से ठीक पहले अंड द्रव्य सघन हो जाता है तथा एक मादा केंद्रक या युग्मक इसके बीच में स्थित हो जाता है। इस संरचना को सीनोसेंट्रम कहते हैं। तो निषेचन क्रिया के अंतर्गत पहले नर एवं मादा युग्मक एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं एवं इसके बाद सीनोसेंट्रम अदृश्य हो जाता है और अंतिम चरण में नर एवं मादा केंद्रक संलयित हो जाते हैं तथा एक द्विगुणित निषिक्तांड बन जाता है। तो यह निषिक्तांड ऊस्पोर परपोषी के ऊतकों में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। अब लास्ट है जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर। निषिक्तांड का अंकुरण कैसे होता है? तो निषेचन के पश्चात अंड द्रव्य ऊप्लाज्म से स्रावित द्रव्य के द्वारा निषिक्तांड की भित्ति विभेदित होती है। तो ऊप्लाज्म निषिक्तांड की भित्ति विभेदित होती है। निषिक्तांड का मतलब है ऊस्पोर। तो ऊस्पोर की भित्ति मोटी एवं त्रिस्तरीय होती है तथा ये अंडधानी की भित्ति से चिपके हुए होते हैं। तो निषिक्तांड की बाहरी भित्ति निषिक्तांड बाह्य चोल एक्सोस्पोर एवं आंतरिक अंतःचोल एंडोस्पोर होती है और निषिक्तांड ऊस्पोर का व्यास 21 से 36 माइक्रोन तक होता है। यह गोलाकार एवं लाल भूरे रंग का होता है, परंतु अंडधानी की भित्ति से चिपके हुए बहुकोणीय दिखाई देते हैं। तो परपोषी ऊतकों के नष्ट हो जाने से निषिक्तांड भूमि पर गिर जाते हैं। इनकी प्रतिरोधी एवं जीवन क्षमता एक लंबे समय तक विद्यमान रहती है, अर्थात ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। कुछ समय तक विश्राम अवस्था में रहने के बाद अनुकूल परिस्थितियों में निषिक्तांड का अंकुरण होता है। इससे एक या एक से अधिक जनन नलिकाएं उत्पन्न होकर परजीवी के बीजांकुरों में मूल रोमों को संक्रमित करके नया कवक जाल बनाती है। तो इस प्रकार अपना स्क्लेरोस्पोरा आज कंप्लीट हो गया बेटा। स्क्लेरोस्पोरा नामक फंगस भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। और